खवातीन के खिलाफ जिनसी हिरासानी और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर एक जानिब मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला थमता मालूम नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। यहाँ आबरूरेजी की एक मुतासरा को जिंदा जलाने की हरकत की गई है। मुतासरा को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। असल मुल्जिम शिवम त्रिवेदी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जलाने की कोशिश की गई, उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। उसमें 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और हमने टीमें बना दी हैं। जो इन्होंने टोटल 5 लोगों के नाम बताए हैं और उसमें 3 हमने पकड़ लिए हैं और 2 को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं और वो तो जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले डीजीपी ओपी सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक युवती को इस तरह जलाने का प्रयास किया गया और जला दिया गया है। हालांकि उसे हमने तत्काल लखनऊ रेफर किया है और हमने 3 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया है। हरिशंकर त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी और उमेश वाजपेयी 3 नाम के अभियुक्त हैं, उनको तत्काल हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें एक ऐसा अभियुक्त है जो अभी तक फरार चल रहा था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और मैं समझता हूं कि इसका रायबरेली जनपद में मुकदमा दर्ज हुआ है। पिछली कुछ महीने पहले मार्च में एक कोर्ट के आदेश पे ये दर्ज हुआ था और हम लोग इस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम एसपी मौके पे हैं, उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके सारे कॉल डिटेल्स लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने डाइंग डिक्लेरेशन उस लड़की का लिया है, पीड़िता का लिया है डाइंग डिक्लेरेशन, ताकि इन्वेस्टिगेशन में हमें उसका बल मिले। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज 3रा दिन है। वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज स्वाति मालीवाल से यशवंत सिन्हा के साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर मुलाकात करेंगे। स्वाति मालीवाल का कहना है कि 6 माह में रेप के कसूरवारों को सजा देने का कानून बने। रेप के दोषियों को फांसी की सजा हो, इसी मांग को लेकर पिछले 3 दिन से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति मौजूद हैं। स्वाति, इतनी ठंड है और आप खुले में यहाँ राजघाट पर 3 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रही हैं, क्या लगता है कि प्रशासन सुनेगा, मांग आपकी जो है वो पूरी होगी? जी, मेरी मांग बहुत ज़्यादा सच्ची है, बहुत ज़्यादा उसकी इस देश में ज़रूरत है। कठोर से कठोर सिस्टम रेपिस्ट के खिलाफ बनना ही चाहिए। उस मांग को लेके मैं यहाँ बैठी हूँ, आमरण अनशन कर रही हूँ। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जब वो समस्याओं को सोचते हैं और जिन बच्चियों को, महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, उनकी आंखें तक नोच ली गई रेपिस्ट के द्वारा, उनकी चीखों के सामने हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तो ये आमरण अनशन चाहे कितनी भी समस्या आ जाए ऐसे ही जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मेरी मांगे नहीं मानती। मैं पूरे देश के लोगों को अपील करती हूँ, राजघाट आकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे लिए ये आर या पार की लड़ाई। पिछले साल भी आप आमरण अनशन पर बैठी थी, तब एक कानून बना था। इस बार आप कह रही हैं कि जो फांसी की सज़ा है वो होनी चाहिए, तुरंत कानून जो बना है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतनी सर्दी है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितनी मुश्किल हो रही है? जी, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। सर्दी तो इतनी ज़्यादा है कि शब्द नहीं है। ऐसे ही मैं तो हूँ ही, मेरी पूरी टीम है यहाँ पे, दिन रात रह रही है। और हमारे को अगर छोड़ भी दें तो पूरे देश से महिलाएं, पुरुष यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ठंडी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है उनके लिए और सब के अंदर एक आक्रोश है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो करना चाहिए उनको हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, उनके घर में भी तो महिलाएं होंगी, तो आप तुरंत एक्शन कर दीजिए ना। आप एक्शन कर दोगे, हम आप ही को सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलिए एक्शन कर दिया। लेकिन एक्शन ना करना, ऐसे झूठी अड़ बना के रखना, घमंड में बैठे रहना, ये ठीक बात नहीं। बस एक छोटा सा प्रश्न और है स्वाति, आपने कल महिला सांसदों को भी एक चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, तो आपको लगता है कि इस चिट्ठी लिखने के बाद जो महिला सांसद हैं वो आपके सहयोग में उतरेंगी?
मुझे लगता है उन्हें उतरना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक महिला संसद तक पहुंचती है। आज सिर्फ 15% महिलाएं ही संसद में हैं। अगर वो वहाँ पे पहुंचती हैं तो उनका और भी ज़्यादा देश के प्रति, महिलाओं के प्रति दायित्व बन जाता है। हमारी आवाज़ उनको संसद में उठानी ही चाहिए। और सिर्फ उठाने की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ गुस्सा, आक्रोश नहीं चाहिए आपका, हमें वहाँ पे एक्शन चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई सुनवाई कर रहा, तो आप भी यहीं आके आमरण अनशन कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बल से हमारा बल और भी बढ़ेगा और इस देश में बदलाव आएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति ने कहा तमाम मुश्किलें हैं लेकिन हौसला बुलंद है और जब तक इस बार उनकी मांग पूरी नहीं होगी लगातार वो आमरण अनशन पर अपने जारी रखेंगी। तीसरा दिन आज है, बेहद सर्दी है लेकिन जो स्वाति का हौसला है वो यहाँ पर बेहद बुलंद नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उन्नाव मामले में तमाम 5 मुलजमीन गिरफ्तार। जी हाँ, उन्नाव मामले में तमाम 5 मुलजमीन गिरफ्तार। मुलजमीन पर लड़की को जिंदा जलाने का इल्जाम। आज सुबह पेट्रोल डालकर इस्मत रेजी मुतासरा लड़की को जिंदा जलाया गया। लड़की की हालत तशवीशनाक, लखनऊ किया गया मुंतकिल। लड़की ने इसी साल मार्च में इस्मत रेजी का केस दर्ज कराया था। बड़ी खबर, तमाम 5 मुलजमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन मामले में मुलजमीन पर लड़की को जिंदा जलाने का इल्जाम है। आज सुबह पेट्रोल डालकर इस्मत रेजी मुतासरा लड़की को जिंदा जलाया गया। लड़की की हालत तशवीशनाक है, लखनऊ मुंतकिल किया गया है। लड़की ने इसी साल मार्च में इस्मत रेजी का केस दर्ज कराया था। और हमारे नुमाइंदे अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या जानकारी है? 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला हुआ उसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी सुबह ही की जा चुकी थी, जबकि जो 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले की गई है, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस के ट्विटर द्वारा दी गई है, जिसमें डीजीपी यूपी के द्वारा दी गई है कि 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सबसे आखिरी में आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो मुख्य आरोपी शिवम था, जिसे पुलिस ने उसके चाचा के यहाँ से हिरासत में लिया, ऐसा सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। ये आपको बता दें, जो पूरी घटना हुई है आज सुबह, ये बड़ा ही दुखद मामला है। किस तरह से आरोपी घात लगाकर बैठे रहते हैं और घात लगाकर बैठे रहते हैं, केरोसिन से छिड़क कर उस महिला पर आग लगा दी जाती है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से झुलस जाती है। उसे पहले जिला अस्पताल लाया जाता है, फिर यहाँ से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल महिला का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। महिला 70% से ज्यादा वो यूपी झूलती हुई है। जी अनुज, जैसा कि डीजीपी ने भी सुबह न्यूज़ 18 से बात की थी, उनका कहना है कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी और इस मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मार्च में इस लड़की के साथ इस्मत रेजी होती है, उसके साथ आज सुबह ये इस तरह के हालात होते हैं, तो पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा मामला है, अगर कोई आरोपी जेल से बाहर आ रहा है, जमानत पर रिहा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है कि क्यों नहीं आखिर उसके जेल से रिहा होने के बाद उस पर नजर रखी गई। ये एक बड़ा सवाल है कि जो जिस तरह से पहले मामला था, पहले एक FIR जो दर्ज होती है दिसंबर 2018 में दर्ज होती है, दूसरी FIR मार्च में दर्ज होती है और फिर इस तरह से जेल से रिहा होने के 5 दिन बाद, जमानत को छूटने के बाद 5 दिन बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि तमाम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो असल अहम मुलजिम था शिवम त्रिवेदी, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ की असेंबली की सरप्राइज विजिट से हलचल मची हुई है। इब्तिदाई रिपोर्ट में उसे धरना बताया गया तो सबको हैरानी हुई। जरा के मुताबिक गवर्नर आज सुबह जब असेंबली की उस गेट पर पहुंचे जो VIP के लिए मखसूस है, तो वो बंद था, जिस पर उन्हें अफसोस हुआ। गेट खुलने के बाद गवर्नर असेंबली में गए और जायजा लिया। ख्याल रहे कि रियासत की TMC हुकूमत और गवर्नर के दरमियान खींचतान चल रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि मौजूदा गवर्नर के साथ काम करने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। हुकूमत का ये इल्ज़ाम भी है कि गवर्नर के दस्तखत न होने की वजह से कई बिल लटके हैं, जबकि गवर्नर का इल्ज़ाम है कि उनके पास बिल देर से भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जायजा लेने का वक्त कम मिल रहा है। I have come here to know the historical background, to visit the library, to see the great building,
to acquaint myself, and that normally happens with any legislature. People visit Raj Bhavan, people visit Rashtrapati Bhavan, people visit Indian Parliament. As governor, it was my duty also to visit a place thoroughly and know about it. When I came here, the gate meant for the governor and other VVIPs was closed. I felt bad, but I went inside through a gate that was open. I found inside deathly silence. Sir, this has never happened in the history of this country. This is a very, very painful moment. You can't make legislature captivity of such whimsical exercise. My heart today is bleeding. How can this ever happen in a temple of democracy? आइए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज कोलकाता से जुड़ चुके हैं। शबाना, जिस तरह से गवर्नर ने सामने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, सब कुछ ठीक नहीं है सरकार और गवर्नर के बीच, चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से आज गवर्नर ने आज एक बार फिर दोहराया है कि उनका जो दिल जो है वो दुखी है और वो बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने कुछ दिनों पहले भी कहा था जब एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और वजीर आला ममता बनर्जी और गवर्नर को एक साथ स्टेज शेयर करना था। उन्होंने कहा था कि वजीर आला ने उनकी तरफ देखा नहीं है, उन्हें जो है इग्नोर किया गया। असेंबली में भी कुछ इस तरह से बातें आई थी। तो गवर्नर और हुकूमत के दरमियान माबीन जो है हम देख सकते हैं कि खींचातानी का सिलसिला वो दराज होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने कई बार ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि बहुत सारे गवर्नर आए और बहुत सारे गवर्नर ऐसे भी आए जिन्हें बीजेपी की तरफ से भेजा गया। एक तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक खास पार्टी के होकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत गवर्नर हैं उनके साथ काम करना मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद से ही फिर गवर्नर ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि वो बस अपने जी रहे हैं। और पहले दिन ही उन्होंने जब स्टेट का चार्ज दिया था उन्होंने कहा था कि वो तमाम तर जितने भी गवर्नर इख्तियारात है वो जो है इस्तेमाल करेंगे। आप देखें कि गुज़िश्ता कल वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग थी, हालांकि वो बातिल हो गई वो मीटिंग, लेकिन उसके बावजूद वो गए। उन्होंने कहा कि वो इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग या इस हिस्टोरिकल अदारे को जो है वो देखने के लिए आए हैं, मुआयना करने के लिए आए हैं। तो हर वो जगह जहां वो आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर जो तनकीद का निशाना हो रहा है, जो सियासी मैदान में मुद्दा बन रहा है, मौजूद बहस बन रहा है, देखा जा रहा है। और आज जिस तरह से आप देखें कि जिस तरह से असेंबली चल रहा है, असेंबली सेशन बंगाल असेंबली का, और कई बिल लटक गए जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि बिल नहीं पास किए जा सके, जिसमें सबसे अहम बिल SC/ST एक बिल था। कहा गया कि वो गवर्नर के दस्तखत नहीं हुए थे, तो गवर्नर ने भी उसका जवाब दिया। तो ऐसे में आज एक सरप्राइज विजिट सुबह 10 बजे के करीब गवर्नर जो है वो असेंबली पहुंचते हैं और उन्हें वो गेट बंद मिलता है। तो लोगों को लग रहा था कि शायद जो है वो एक बार फिर अब तनाव जो है वो देखने को मिलेगा। और पहले मरहले में यही नजर आया कि जिस तरह से वो गेट के बाहर टहल रहे थे कि ये अब धरना पे बैठ रहे हैं और धरना दिया जा रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि गेट खुलेगा, वो अंदर जाएंगे और यहाँ की लाइब्रेरी और तमाम चीजों का जो है वो मुहैया करेंगे। तो इस तरह से अब लोग इंतजार कर रहे हैं, मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं, सियासी लीडर भी इंतजार कर रहे हैं जिसका जवाब ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ आएगा। लेकिन जिस तरह से हुकूमत और गवर्नर के माबीन तनाव देखा जा रहा है, सामने असेंबली इलेक्शन है 2021 में, उससे पहले 2020 में कारपोरेशन के इलेक्शन होने हैं और बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है बंगाल में। तो सवाल ये उठता है कि किस तरह से, अगर जिस तरह से ममता बनर्जी ने खास इल्जाम लगाया है कि वो खास पार्टी के होकर काम कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये जो नहीं, लेकिन गवर्नर ने ये भी कहा कि और गहरा हो सकता है। सीएम और गवर्नर के बीच तो खींचतान चल ही रही है, लेकिन सरकारी जो अफसर हैं, गवर्नर का ये भी तो कहना है कि सरकारी अफसर मेरी बात नहीं सुनते। ये भी एक बड़ा इल्जाम है सरकारी अफसरों पर। जी बिल्कुल, इसी तरह का उन्होंने इल्जाम आज भी लगाया और कहा कि जिस तरह से सरकारी अफसरान को प्रोटोकॉल देना चाहिए, गवर्नर को देना चाहिए, उन्होंने 15 अगस्त की तकरीब में भी उन्होंने कहा था कि उन्हें जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जिसके बाद एक लंबा ट्वीट जो है वो 1-to-1 ट्वीट जो है वो देखा गया ममता बनर्जी की तरफ से भी, और कहा गया कि इस तरह के तमाम इल्जामात गलत हैं। तो एक तरह से वो तमाम सरकारी मिशनरीज को गवर्नर जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और कह सकते हैं कि अब अवाम जो है वो दोनों ही, एक तरफ अगर ममता बनर्जी हैं, दूसरी तरफ गवर्नर हैं, स्टेट के सरबराह हैं, तो अवामी जो एक हिमायत है वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखना ये होगा कि ये जो गवर्नर और हुकूमत के माबीन जो खींचातानी है या जो कशीदगी है, जो तनाव है, वो आने वाले दिनों में सियासी तौर पर जो है वो क्या गुल खिलाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस जानकारी के लिए। गवर्नर और ममता बनर्जी के बीच कामकाज को लेकर खींचतान चल रही है, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का दौर जारी है। देखना है कि दोनों तरफ से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, गवर्नर और सीएम की तरफ से यानी ममता बनर्जी की तरफ से, अवाम इस पर किस तरह का रद्द देते हैं। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी शहरियत तरमीमी बिल के मौजूदा मसवदे से मुत्तफिक नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी सदर मायावती ने कहा कि बिल पर हुकूमत को फिर से गौर करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि बिल को पार्लिमानी कमेटी को भेजना चाहिए। हमारी पार्टी का नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी जल्दबाजी में व काफ़ी अपरिपक्व तरीके से लाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक ये पूरे तौर से विभाजनकारी व असंवैधानिक विधेयक है। अर्थात इस विधेयक के जरिए इनका धर्म के आधार पर नागरिकता एवं नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव आदि पैदा करना, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान की मंशा व बुनियादी ढांचे के एकदम विरुद्ध कदम है। इसलिए बीएसपी इस बिल के वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर महाराष्ट्र की नई हुकूमत नजर बनाए हुए है। हुकूमत की ये कोशिश है कि किसानों से खरीदी गई प्याज डायरेक्ट बाजार में पहुंचे। हुकूमत का मानना है कि किसान और बाजार के दरमियान बिचौलियों की वजह से प्याज की कीमत में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक से सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है और यहाँ से मुल्क के दीगर रियासतों में प्याज पहुँचती है, लेकिन अब महाराष्ट्र में ही प्याज की कीमत 100 रुपये को पार कर गई है। मुंबई में भी प्याज 100 रुपये से ज़्यादा फी किलो पर मिल रही है। और प्याज की कीमत लगातार बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं और सरकार से कीमत पर काबू पाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी का जायजा लिया। पेट्रोल डीजल के दाम से भी महंगी मिल रही है प्याज। देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में, जहां पर आप प्याज के ढेर तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो प्याज है वो लोगों की आंखों में आंसू भी ला रही है और जो साथ ही साथ उनकी थाली का जायका है उसको भी बिगाड़ रही है। 90 से 100 रुपए के दाम में प्याज बिक रही है। दुकानदारों की जो दुकानदारी है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। हम कुछ प्याज विक्रेताओं से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और क्यों आखिरकार प्याज के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब, कितने रुपए किलो मिल रहा है प्याज? 90 रुपए किलो मैम। तो क्या कारण है जो इतनी महंगी मिल रही है? मैम पीछे से तेजी है। तो सिर्फ तेजी है तो और कारण क्या है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रही है या क्या कुछ है? पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रही है मैम। इस टाइम पंजाब, JNK, यूपी, ये दिल्ली सप्लाई कर रहा है सारा। तो ये कहाँ का प्याज है? ये कैरथल का है, राजस्थान में। और अगर प्याज की बात करें तो प्याज पर जमकर सियासत भी हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो विक्रेता हैं प्याज के वो नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्याज खरीदने भी आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया, आप आए प्याज खरीदने, कितना खरीदेंगे? मैं 2 किलो। तो पहले कितना खरीदते थे? पहले 5 किलो खरीदता था। अच्छा, तो अब बजट कैसे मैनेज हो रहा है प्याज? बजट तो मैनेज नहीं हो रहा मैम, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जहाँ 5 किलो चाहिए था वो 2 किलो में गुजारा कर रहा है। यानी कि अब थोड़ा कम में काम चलाना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बजट तो मैनेज नहीं हो रहा है। प्याज जो ज्यादा खरीदते थे यानी कि 5 किलो खरीदते थे, अब वो 2 किलो खरीद रहे हैं। एक महिला भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप बताइए, आप भी सब्जी खरीदने आई है, इतनी महंगी मिल रही सब्जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँ, ये तो सरकार का काम है सब्जी कम कर। प्याज खरीद रही हैं? हाँ जी, 1 किलो ले रहे हैं। अच्छा। जो 2.5 किलो ले आते थे 1 किलो ले रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप प्याज खरीदने आई है, कितना खरीदेंगी? 5 किलो। 5 किलो जी। तो कितने रुपए मिल रहा है?
480, 420 ऐसे मिल रहे हैं, 430। अच्छा, पहले कितना खरीदती थी? पहले भी ज़रा कम खरीदते थे मगर सही थी, 20-40 रुपए से थी। तो अभी महंगी हो गई है प्याज? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लेने का पड़ता भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी परेशान हो गए हम प्याज के लिए। जहां ज्यादा प्याज डालते थे वहां 1-2 प्याज से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन थाली का चाय का तो बिगड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो बजट है उस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि प्याज लगातार महंगी है, 100 से 120 रुपए के दाम में बिक रही है। और जिस तरीके से हमने बताया कि इन दिनों की बात अगर हम करें तो पेट्रोल डीजल से महंगी है प्याज। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अभी तक मरकजी हज कमेटी को 1,90,000 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुए हैं। वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फ़रीज़ा हज 2020 की अदायगी के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला 10 अक्टूबर से जारी है। 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हिंद जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दीगर मुतल्लिक़ एजेंसियाँ हज 2020 को कामयाब बनाने में ताउन कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। ज़मीनी इंतखाबात में 165 उम्मीदवार मैदान में हैं। अक्सर हलकों में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, जबकि कुछ हलकों में जेडीएस को मिलाकर से फरीकी मुकाबला है। बेंगलुरु के 4 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस जेडीएस अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में नजरबंद सियासी लीडरों के अहल खाना ने सर्दी के पेश नज़र इन लीडरों को उनके घरों में मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू के उनके घर मुंतकिल किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। एमएलए हॉस्टल श्रीनगर के बाहर इस तरह के मनाजिर हफ्ते में 2 बार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नजरबंद 34 सियासी लीडरान के अहल खाना इनसे मुलाकात के लिए आते हैं। इनकी शिकायत है कि यहाँ नजरबंद अफराद के लिए माकूल इंतजाम नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि हॉस्टल में सहूलियात का फुकदान है। नजरबंद अफराद के अहल खाना की मांग है कि सर्दी के पेश नज़र इन्हें इनके घरों में मुंतकिल किया जाए। लोगों से मैं मिलने गया था, जितने भी हमारे थे इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो कहते हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है, हम किस जुर्म में बंद हैं, हम किस वजह से ये हम बंद हैं। वहाँ बहुत अजाब में, ये विंटर का मौसम है और बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो। उनको बेडिंग अच्छी नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दी है जो किसी काम की नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो बिल्कुल फजूल हैं। और उनको इससे अच्छा है घर में बंद रखें, जहाँ पे वो हाउस अरेस्ट में रहें, घर के कंफर्ट में रहें, यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। मगर इनकी सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इनको ह्यूमैनिटेरियन बेस पे अपने घर ही शिफ्ट कीजिए, ताकि वहाँ पे इनको हीटिंग सिस्टम भी है। यहाँ पे विंटर्स तो आपको पता है विंटर इन कश्मीर क्या होता है। बाकी इनकी सिचुएशन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। सजाद साहब से मुलाकात करने आई थी, यहाँ मुलाकात नहीं दिया उन्होंने पहले बोला 8, 10, 11 बजे, अब बोलते 1-2 बजे के बाद 2 बजे, फिर बोलते कल आना। सुबह से हम उधर बैठे हुए हैं, कोपाड़ा से हम बहुत आए थे मुलाकात में। 4 माह से नजरबंद इन लीडरान में से कई लोग बीमार होने की वजह से अस्पताल मुंतकिल करने पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर को सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल ले जाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से नजरबंद लीडरान की रिहाई और उनको मुंतकिल करने की मांग की है। ज़राए के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला को जम्मू मुंतकिल किया जा सकता है। नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा ऑर्डर हुआ है। हो सकता है उसको मत शिफ्ट करेंगे, किसी वजह से शिफ्ट करने से बेहतर था उसको रिलीज करते। देखिए ये एक ही बात है। अब जेल होता है, जेल यहाँ रखेंगे, जेल जम्मू में रखेंगे, जेल कहीं और रखेंगे, जेल होता है। गवर्नर को इस पर ध्यान देना चाहिए और मरकजी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार ने चंद नजरबंद लीडरान को रिहा कर दिया है, ताहम अभी भी कई सियासी लीडरान, समाजी कारकुन
वुकला और ताजिर नुमाइंदे वादी या वादी से बाहर बंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। जम्मू में भी प्याज की कीमत आसमान छू रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। हमारे नुमाइंदा कोमल ने हालात का जायजा लिया। प्याज की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। इस समय हम जम्मू की सब्जी मंडी में मौजूद हैं और कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इतने महंगे प्याज होने के बावजूद भी क्या बिक रहा है प्याज? सर, बिक रहा है प्याज? बिक रहा है 10%। आगे जो 105 गाड़ी बिकती थी, वहाँ पे 1 गाड़ी बिक रही है जी। प्याज बारिशों की वजह से ख़राब हो गया है। अब जो प्याज आ रहा है इराक से आ रहा है और अफगानिस्तान से आ रहा है। जो हिंदुस्तान में प्याज की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो हिंदुस्तान में प्याज की शॉर्टेज भी है। आपसे बात करेंगे कितनी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि ये घर घर की ज़रूरत है प्याज। देखो, सबसे हर जगह ज़रूरी है प्याज। जहाँ भी आप चले जाओगे, हमें रिश्तेदार ये नहीं पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, हमें ये पूछते हैं कि प्याज बहुत महंगा हो गया है। आम आदमी के लिए खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। होटल वालों के जो छोटे रेडी वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। प्याज नहीं देते हैं तो काम नहीं चलता है। पर हद से ज़्यादा महंगाई है, पर इसके कारण हमारी भी सेल नहीं हो रही, गाड़ी वाले भी रो रहे हैं, मतलब सबको परेशानी है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। प्याज तो बाहर से मंगवा रही है पर रेट डाउन नहीं आ रहे, और रेट अभी लगता भी नहीं है कि कोई 15-20 दिन डाउन आएंगे रेट। सबको दिक्कत आ रही है। प्राकृतिक आपदा आई, फ्लड आया, फसल में खराबी हुई, प्याज नहीं हुए और प्याज महंगा हुआ। इसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं है। आपसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलें आती हैं, हम लोगों की ज़रूरत है प्याज। देखो, मुश्किलें तो हर किसी को आती हैं। जब भी किसी भी चीज़ के रेट हाइकिंग पे जाते हैं तो हर किसी का बजट जो है वो ख़राब होता ही है। पर मेन प्याज हर बंदे को हर दिन चाहिए, और प्याज और टमाटर ऐसी आइटम है जिसके बिना सब्जी तो बनेगी नहीं। और प्याज का मेन इस टाइम जो आ रहा है, अगर बाहर से गवर्नमेंट जो ला रही है वो प्याज ऐसा है कि लोकल जो प्याज जम्मू अपने लोकल प्याज है जो इंडियन, अगर वो 1 किलो प्याज पकाने में 1 पाव तेल लगता है, जो बाहर से आ रहा है प्याज उसको आधा किलो तेल वेस्ट होगा। साथ में उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं है। तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं है क्योंकि इंडियन प्याज जो है उसमें कमी देखी गई है। प्याज इराक और अफगानिस्तान से आ रहा है, लेकिन अब प्याज के रेट क्या कम होंगे या फिर लोगों को प्याज के जो अपनी ज़रूरत है घर की वो कम करनी पड़ेगी, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब बढ़ते दामों में, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद सोने के भाव की तरह प्याज के बढ़ रहे हैं रेट।